हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी एंड पेडागोजी का पेपर सॉल्व करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए, जो कि होने वाला है 20 अगस्त को। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपने अब तक जीन पियाजे, बायोगॉस्की, कोहलबर्ग वगैरह इन सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और जो आपको नंबर दिलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। पहला सवाल क्या है, यहाँ निर्देश दिया गया है। सबसे पहले सबसे उपयुक्त विकल्प सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखना है, सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका जो टीचर पढ़ा रही है क्लास में, उसको अपने बच्चों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन, बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आगे देखते हैं, इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया या बदलाव किया। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना डिमोटिवेट करना होता है। तो हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें, मतलब सिर्फ अपने टीचर को ही सुने और उसका ही पालन करें, अपने अंदर से अपने विचारों को महत्व न दें, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। व्याख्यान प्रस्तुत करने से क्या होगा, जब तक उनको समझ में नहीं आएगा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? उनको स्पष्ट मतलब साफ सुथरा और आश्वस्त, उनको जो शंका है उसका समाधान आसानी से हो सके। तो ये सभी बातें किसके अंतर्गत आती हैं? डी ऑप्शन के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। टीचर को ऐसे समझाना चाहिए जैसे विद्यार्थियों द्वारा उसको आसानी से वो ग्रहण कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, तथा शिक्षक एवं विद्यार्थियों का संबंध भी अच्छा बना रहे। जब टीचर अच्छे से समझाता है तो बच्चे भी उसको अच्छे से समझते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एक टीचर और बच्चों के बीच एक ऐसा रिलेशन होता है, अगर बच्चों को प्रोत्साहित करके उनको समझाया जाता है कि तुम ऐसा कर सकते हो और इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर उनके बातों को भी महत्व दिया जाता है, तो वहाँ पर शिक्षण अधिगम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। कोई भी टीचिंग मेथड हो उसमें बाल केंद्रित होना चाहिए, ताकि बच्चों को महत्व देना चाहिए। जहाँ कहीं अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षण अधिगम होता है तो वहाँ पर ऑप्शन गलत कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? सक्रिय बद्धता क्या होती है? याद करना और प्रत्यास्मरण और सुनाना, या शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना, जो उसने बताया उसी का अनुकरण करना, या जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, या शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, जैसे कि उन्होंने बताया या बोर्ड पर लिख दिया है वो ही उतार लेना। तो यहाँ पे सक्रिय बद्धता की बात की जा रही है। सक्रिय बद्धता क्या होती है? सक्रिय बद्धता होती है जिसमें बच्चे एक्टिव हों। तो बच्चे किस में एक्टिव होंगे? कौन से ऑप्शन में एक्टिव दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी में। जांच पड़ताल करेंगे तो एक्टिव होंगे, एक्टिव होकर काम करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तभी तो वो कक्षा में एक्टिव होने का उदाहरण देंगे। वाद विवाद, जब वो वाद विवाद करेंगे किसी टॉपिक पर वाद विवाद करेंगे, बोलकर प्रश्न वगैरह पूछेंगे, तो यहाँ पर एक्टिव होंगे। एक्टिव को ही सक्रिय बद्धता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए। बच्चे कब सृजनशील कहलाएंगे? जब वो अपनी रुचि से किसी काम में हिस्सा लेंगे, किसी गतिविधि को करेंगे, तो उन बच्चों को सृजनशील बच्चे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल है यहाँ पर, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। बहुभाषी से संबंधित मतलब क्या होता है? बहुभाषी में बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे जिस कक्षा में मौजूद होते हैं उसे बहुभाषी कक्षा कहते हैं। अलग अलग तरह की बोलियां बोलने वाले बच्चे मौजूद होते हैं, उसे बहुभाषी कक्षा कहते हैं। और इस भारत में यहाँ लिखा है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? पिछले पेपरों में भी सॉल्व करवाते समय ये चीज़ बताई थी। शिक्षक को ये एक परेशानी के रूप में या समस्या के रूप में या बाधा के रूप में नहीं, संसाधन के रूप में देखना चाहिए। संसाधन कैसे कि ये चीज़ जो है उनकी जो बहुभाषिकता है वो दूसरे बच्चों के भी काम आ सकती है। दूसरे बच्चे भी सीख सकते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है और बच्चे अपने आप में भी बदलाव लाएंगे और उन चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, संसाधन के रूप में। संसाधन क्या होता है? जो काम की चीज़ होती है, ना कि समस्या या परेशानी या बाधा। सवाल है यहाँ पर, शिक्षार्थियों बोलते हैं विद्यार्थियों को। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। बच्चों द्वारा की गई जो गलतियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर वही पढ़ना है हमें। बच्चों को कमजोर और उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं? नहीं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं या उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। मतलब अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो उसको मार पीट करके उसका निपटारा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर गलत है। और शिक्षक और शिक्षार्थियों की यह असफलता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर गलत है। उनके चिंतन बोलते हैं सोचने समझने की शक्ति, चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। मतलब बच्चे ने क्या क्या सीखा है, कहाँ वो गलती कर रहा है, तो इस चीज़ के अवसर के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। बच्चों ने जो भी गलतियां की हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी कहाँ पर कमी रह गई थी और हमें कहाँ पर उसमें सुधार करना है। एक टीचर होने के नाते टीचर को ये पता चल जाता है अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसने कहाँ क्या गलती की है, उसमें हमें सुधार करना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। यहाँ पर सवाल दिया गया है, एक मनोवैज्ञानिक का नाम इस खाली जगह में भरना है कि विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ऐसा किसने कहा है? तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक बोलने वाले वैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जीन पियाजे ने क्या कहा है? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और इन्होंने बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो चारों अवस्थाएं, तो आप देख लेना उनको। अगला सवाल है यहाँ पर, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या होता है? अभी बताया था, शिक्षण अधिगम अगर बाल केंद्रित होता है तो वो पॉजिटिव में जाता है और शिक्षण अधिगम अगर शिक्षक केंद्रित होता है तो वो आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या होता है, जिसमें बच्चों की वरीयता दी जाती है। बच्चे जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको वरीयता दी जाती है। उनके विचारों को सुनना, उन्होंने जो चिंतन किया है, उन्होंने जो गलतियां की हैं उनमें सुधार करना, तो इस अधिगम को कहा जाता है बाल केंद्रित अधिगम। अब ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना या बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तो बच्चों को शिक्षक का अनुगमन करने के लिए नहीं कहना है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को, मतलब वो जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको महत्व देना। अगर वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये उनकी भागीदारी है, अगर वो कुछ बनाना चाह रहे हैं तो ये भी उनकी भागीदारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे? प्रतियोगिता को बढ़ावा, जटिल मतलब मुश्किल परिस्थिति में
परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कैसे कर सकता है? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, या फिर कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, या उस पर एक भाषण देकर। तो ये भाषण देकर तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पर है कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? अगर बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी आ रही है तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को उनकी उस परेशानी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए, और ताकि वो उन छोटे छोटे हिस्सों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगर हम किसी काम को कर रहे होते हैं, अगर वो हमें मुश्किल लगता है, तो उसे छोटे छोटे पार्ट में अगर हम कर दें, जैसे कि इसका एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि कोई बच्चे से आप इंग्लिश की किताब में ट्रांसलेशन करवा रहे हैं, अगर उसको आपने पूरा सेंटेंस दे दिया है और उसका सेंटेंस का अर्थ निकालने के लिए कहा है तो बच्चा नहीं निकाल पा रहा है, तो आपको क्या करना है? उसको उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाना है। कि जैसे कि लिखा है दिस इज़ ए कैट, तो दिस माने क्या होता है, और इज मीन्स क्या होता है, और ए मीन्स क्या होता है, कैट मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पर वो अगर इन सभी के अर्थ ठीक ठीक समझ जाएगा, पार्ट में डिवाइड करके, मतलब एक एक अर्थ सीख जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? उसके कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में हमने बांट दिया ताकि वो पूरे का अर्थ निकाल सके। तो इसी तरह से ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती हैं, प्राइमरी के लेवल की बात है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल समस्याएं तो नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। मतलब जिस रूप में टीचर ने समझाया है बिल्कुल वैसा ही अगर वो प्रस्तुत करेंगे, वैसा ही वो बोलेंगे, तो ये बात कैसी है? अच्छी है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है, यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। सही बात है। ये तो बच्चा जो होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो होता है, वो अनुभव को तो सीख सकता है, अनुभव की तो व्याख्या कर सकता है, लेकिन उसने जो ज्ञान सीखा है उसे सेम टू सेम ज्यों के त्यों बिल्कुल वैसे ही डेफिनेट नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा सी। और आगे देख लेते हैं। अच्छा है क्योंकि जो हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऐसा तो नहीं होता है हमारे टीचर ने जो भी हमें समझाया, जो भी बोला है, बिल्कुल एक्यूरेट हम वैसा ही नहीं बोल सकते, ना ही बिल्कुल वैसा ही समझा सकते हैं। तो ये क्या होता है, शिक्षार्थी अगर बच्चों से ऐसी अपेक्षा करना कि हमने जैसा उन्हें पढ़ाया है और बिल्कुल वैसा ही वो बोलें आकर के, तो ऐसा नहीं हो सकता। यह एक समस्यात्मक है। यह थॉट कैसा है? एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों के त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र कैसा होता है? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है? तो यह कैसा है, ये थॉट कैसा है? तो ये थॉट कैसा है, अगर बच्चों को समूह मतलब ग्रुप के रूप में किसी समस्या का समाधान करने के लिए, चर्चा करने के लिए अगर मौका दिया जाता है तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, बेहतर होती है, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं अपने अपने व्यूज़ रखते हैं। उनमें किसी की बात बहुत ज़्यादा अच्छी, किसी की नॉर्मल अच्छी होती है और किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर उस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा तो वो वाला ज्ञान आपको कहीं और भी काम आ सकता है। तो ये चीज़ क्या होती है, बच्चों को अगर ग्रुप वाइज किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए अवसर दे दिया जाता है तो ये चीज़ बहुत बेहतर होती है। और ग्रुप में समूह में चर्चा करने का अगर अवसर दिया जाता है तो समस्या का समाधान भी जल्दी निकल आता है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। विकास की जो गति होती है वो सभी व्यक्तियों में एक जैसी नहीं होती है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मतलब अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह का विकास होता है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। कौन से नमूने का अनुगमन करती है? एड़ी से चोटी का, या अव्यवस्थित का, अप्रत्याशित का, या क्रमबद्ध और व्यवस्थित का? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जो विकास की जो गति होती है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके
का अनुगमन करती है। विकास जो होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है, सब में अलग अलग तरह का होता है लेकिन क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ अगला सवाल क्या दिया गया है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा उचित होगा। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। यह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक एकल आयामी है। विकास पृथक होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो विकास के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विकास जो होता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सॉरी, अब इसको देख लें कि यहाँ पर बी ऑप्शन क्यों ठीक है। तो विकास को पहले समझे। विकास क्या होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। कभी भी विकास रुकता नहीं है, विकास हमेशा चलता रहता है। वृद्धि, एक आयु के बाद आपकी वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। और इसमें क्या होता है, विकास जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि शारीरिक विकास या मानसिक विकास और सामाजिक विकास होता है, शैक्षिक विकास होता है। तो ऐसे ही सामाजिक और सांस्कृतिक के संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो यहाँ पर विकास के लिए ये वाला ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। कैसे, अभी समझाया था। विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, मृत्यु तक चलती रहती है। और विकास शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास, शैक्षिक विकास, तरह तरह का विकास होता है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। व्यक्तियों में भिन्नता क्यों होती है एक दूसरे से, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है उसके कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। वंशानुक्रम क्या होता है, जो गुण हमें, जो चीज़ें हमें हमारी माता पिता से प्राप्त होते हैं उन्हें वंशानुक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। और वातावरण वो होता है जिस वातावरण में हम रहते हैं। जैसे कि हम रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, भारत के वासी हैं। कुछ लोग जो रहते हैं वो कश्मीर में, भारत में ही कश्मीर में रहते हैं, ठंडे इलाके में रहते हैं, तो उनका वातावरण अलग प्रकार का होता है। केरल में रहने वालों का वातावरण अलग प्रकार का होता है। तो इसी तरह से अलग अलग वातावरण में रहने वाले लोगों का जो होता है, जो विकास होता है वो अलग अलग तरह से होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें।